पावर का बेटा जनरल फॉर्मूला क्या था बोलो? इलेक्ट्रिकल पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है? V इंटू आई। बिल्कुल सही कहा। तो मान ले बेटा, लेट इन ए सर्किट, मान ले बेटा किसी एक खास सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, है ना बच्चा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साई। ठीक है बच्चा, मैंने मान लिया ऐसा कि मान ले बेटा किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये हमारा है करंट बेटा और ये हमारा है वोल्टेज। ब्लड आ रही है स्क्रीन? एक मिनट, हाँ बेटा थोड़ी ब्लड तो है। थोड़ा सा वेट कर लिया जाए। चलो जो बोल रहे हैं सुनो उसको, है ना। देख बच्चा, तो मान ले आई हमारा है आई नॉट साइन ओमेगा टी और वी है बेटा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साई। ठीक है बेटा, तो बोलो पावर क्या होगा बेटा? तो हमारा पावर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है बच्चा, तो पावर इक्वल टू V इंटू आई क्या होगा बोलो? ये हो जाएगा V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साई। बोलो बेटा, होगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साई। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा वी नॉट आई नॉट बाई 2 कर लिया इसको और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साई। ठीक है बच्चा? ठीक है, तो देखो बेटा इस वाले में जो फॉर्मूला हमारा हो गया बेटा वो क्या हो गया? देखो वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू, देखो बेटा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, बच्चा लिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा, मोबाइल में कुछ नहीं दिख रहा, उसको बोल रहा है। मीटिंग फिर से स्टार्ट करते हैं, देखो हाथ चुक हो जाए। मीटिंग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। करें देख बेटा ऊपर से देखना शुरू कर, ऊपर से देखना शुरू कर बेटा, ऊपर से देखना शुरू कर। तो अभी वाले कंडीशन में मैंने कहा कि मान ले बच्चा किसी एसी में हमारा करंट है बेटा, किसी एसी में करंट है और वोल्टेज है। ठीक है बच्चा, किसी एसी में करंट है और वोल्टेज है। क्या है करंट? तो करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज ऐसे है बेटा कि दोनों में फेज डिफरेंस हमारा कितना है? दोनों में फेज डिफरेंस हमारा साई का है। ठीक है बेटा, करंट और वोल्टेज में ऐसा है कि दोनों का फेज डिफरेंस साई है बच्चा। ठीक है, तो अब देखो पावर जो हमारा होगा, पावर क्या लिखोगे? वोल्टेज इंटू करंट, है ना बच्चा। जो पावर हमारा होगा ये होगा वोल्टेज इंटू करंट। तो देख बेटा वोल्टेज इंटू करंट को मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा जो फंक्शन बना ये बना साइन ए इंटू साइन बी। तो देख बच्चा 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या लिख दोगे? ये लिख देंगे हम लोग कॉस ऑफ
कॉस ऑफ साई माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साई। बोलो बेटा, होगा? होगा बच्चा? बोलो, बात समझा ना ये? ठीक है बेटा। तो देखो गिवन सिचुएशन में ये जो हमारा पावर आया बेटा, ये कैसा पावर आया? ये कांस्टेंट पावर है बेटा या वेरिएबल पावर है? बोलो, ये पावर बेटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है ना। इसका मतलब ये जो पावर है बच्चा, ये पावर हमारा इंस्टेंटेनियस है। बोलो, इसका मतलब अलग अलग टाइम पे ये पावर अलग अलग होगा। बोलो बच्चा, है ना। ये पावर हमारा क्या हुआ बेटा? इंस्टेंटेनियस हुआ, टाइम फंक्शन में हुआ, हर टाइम पे अलग अलग आएगा, है ना। तो देखो बेटा, ये जो हमारा पावर आया वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस साई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साई, है ना बेटा। ये कैसा वेरिएशन है? बोलो बेटा, ये पीरियोडिक वेरिएशन है ना बच्चा? ये पीरियोडिक वेरिएशन है ना? बोलो, ठीक है। और इस पीरियोडिक वेरिएशन में वेरी करने की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है ना बच्चा? वेरी करने की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है ना। तो क्या कहोगे? ये क्या है बेटा? ये कहोगे पीरियोडिकली वेरिंग पावर, है ना बच्चा। पीरियोडिकली वेरिंग पावर विथ फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। बोलो बच्चा, इसका मतलब एसी के फ्रीक्वेंसी का दुगना फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा। इसका मतलब एसी का अगर फ्रीक्वेंसी एफ है बेटा, तो पावर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 2f होगा। ये बात समझे ना। तो देख बच्चा, जो इतना फास्ट पावर वेरी कर रहा है ना बेटा, तो इतना फास्ट वेरी करते हुए पावर को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते ना बच्चा, है ना। सोचो तो, अगर हमारे घर में बल्ब लगा होता है बेटा, उस बल्ब में अल्टरनेटिंग करंट आता है बेटा, लेकिन हमें क्या वेरिएशन पावर दिखता है बेटा? नहीं दिखता है ना बेटा, है ना। इतना फास्ट वेरी करता है वो कि हमें लगता है कि वो कांस्टेंट पावर है ना। तो देख बच्चा, इस कंडीशन में आने की वजह से, इस कंडीशन में आवर की वजह से हम लोग इस पावर की वैल्यू हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि हम टाइम फंक्शन का वेरिएशन देख ही नहीं पाते, है ना। इसलिए बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बोलो, तो कहोगे एवरेज पावर है ना। तो अगर तुम पावर का बेटा एवरेज निकालोगे, अगर तुम पावर का एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा? वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू, ये तो बेटा कांस्टेंट का एवरेज वही रह जाएगा, है ना बेटा। लेकिन ये टाइम फंक्शन cos थीटा का एवरेज कितना? 0। cos थीटा का एवरेज 0, तो हो जाएगा बेटा ये एवरेज पावर इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस साई। ठीक है बेटा। अब देख, इस 2 को हमने कर दिया √2 इंटू √2। ठीक है बच्चा, इस 2 को लिख दिया √2 इंटू √2। तब देख बच्चा, वी नॉट बाई √2 ये क्या हो गया बेटा? आरएमएस वोल्टेज। और आई नॉट बाई √2 क्या हो गया बेटा? आरएमएस करंट। तो क्या बन गया? पी एवरेज इक्वल टू वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस साई, है ना बेटा। इस एक्सप्रेशन में जो कॉस साई आया है ना, इसको कहा जाता है क्या? पावर फैक्टर ऑफ एसी। इसे कहा जाता है पावर फैक्टर ऑफ एसी। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। शशांक बोलो। सर वी और आई में सर फेज डिफरेंस कैसे आ गया सर?
आया नहीं, मैंने मान लिया कि मान लो इन दोनों के फेज डिफरेंस अगर साई हो तो। अब आगे देखेंगे कैसे कैसे आ सकता है, कितना कितना आएगा फेज डिफरेंस। ठीक है, सर वो तो बस आर के, अच्छा सर इसमें वी बराबर आई आर नहीं लगता क्या सर? अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होगा बेटा तब ना कहेंगे V इक्वल टू आई आर। हाँ सर तभी कहेंगे, और भी कुछ बातें होंगी। बिल्कुल। कॉस साई तो कांस्टेंट बेटा, कॉस साई में जो साई है ये वेरिएबल थोड़ी है बच्चा, साई तो कांस्टेंट है। कॉस साई जीरो क्यों होगा? जो टाइम फंक्शन होगा बेटा, जो वेरिएबल होगा, है ना, उसका ना कहोगे एवरेज वैल्यू जीरो होगा। इरेज कर दो बेटा। अब इरेज कर रहा हूं बेटा। तो देखो बच्चा, अभी जो हमने कैलकुलेट किया, अभी जो हमने बेटा चीजें कैलकुलेट की, है ना, इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया, इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया, ठीक है बेटा। लेकिन इन्हीं चीजों का कैलकुलेशन हम लोग फेजर डायग्राम से करेंगे तो फास्ट कर पाएंगे, है ना बच्चा। तो देखो, अब मैं लिख रहा हूं यूजिंग फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम बनाना तुम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में सीखा था। ठीक है बच्चा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में सीखा था। कैसे? तो कहोगे देखो, अगर हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं बेटा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना बेटा, ठीक है, और V इक्वल टू लिखा तुमने V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साई, है ना बेटा। सुनना ध्यान से बच्चा। तो देखो बेटा, ये दोनों जो हमारा बना वोल्टेज और करंट, है ना बच्चा, तो वोल्टेज और करंट में इस चीज की कैलकुलेशन की जो मैथमेटिक्स है बेटा, वो ट्रिग्नोमेट्री है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज किए और सॉल्व किए, है ना, ठीक है। लेकिन इसी को सॉल्व करने का एक फास्ट मेथड या कहो कोई ट्रिक, कोई ट्रिक ही हमारा क्या है बच्चा, फेजर डायग्राम है ना बच्चा। तो फेजर डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, कि इस इक्वेशन में जो एम्पलीट्यूड है बच्चा, जो एम्पलीट्यूड है ना, इस एम्पलीट्यूड को क्या मानते हैं बेटा हम लोग, वेक्टर मानते हैं। ठीक है बच्चा, इस एम्पलीट्यूड को क्या मानते हो, वेक्टर मानते हो। ठीक है ना। और क्या करते हो, और बेटा क्या करते हो कि इन दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस हो गया बेटा, वही उन दो वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। समझ गया? ठीक है, देखो बच्चा, इसमें क्या कहेंगे, एक ऐसा वेक्टर जो कितने एंगल पे है, ओमेगा टी एंगल पे है ना बेटा। ये कितना वेक्टर, तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड वी नॉट, और कितने एंगल पे है, तो कहेंगे ओमेगा टी प्लस साई। ठीक है बच्चा। तो अब ये डायग्राम कैसे बनेगा, देखो, हम कहेंगे देखो, ये और ये में इसका इतना एंगल और इसका इतना एंगल, इसका मतलब इन दोनों में साई का डिफरेंस है ना। तो दो वेक्टर, एक वेक्टर बेटा आई नॉट का, एक वेक्टर वी नॉट का, और दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस साई। ठीक है बच्चा। तो देखो, कोई ऐसे बना सकता है ना बच्चा, ये आई नॉट और ये वी नॉट, बोलो बेटा, और दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस साई। ठीक है, या फिर कोई ऐसे भी कह सकता है बच्चा कि ये हमारा वी नॉट, है ना बेटा, और ये हमारा आई नॉट, और इसके बीच का डिफरेंस आई, बोलो बेटा, है ना। दिख रहा है ना कि वोल्टेज जो है इस वाले से साई एंगल ज्यादा है, तो वोल्टेज का एंगल इस वाले से साई एंगल ज्यादा है ना बेटा। वोल्टेज जो है इस वाले से साई एंगल ऊपर है। समझा बच्चा? तो देखो बेटा, जो प्लस साई होगा उसे कहा जाएगा लीड करना, और जो माइनस साई होगा उसे हम बोलेंगे लैग करना। पीछे फेज लैगिंग, आगे फेज लीडिंग। तो अभी के इक्वेशन में क्या है बच्चा, इसका फेज क्या है, इसके मुकाबले में वोल्टेज लीड कर रहा है, और यहां क्या बोलेंगे, वोल्टेज के मुकाबले में करंट लैग कर रहा है। ठीक है बच्चा,
ये है लीडिंग फेज, ये है लैगिंग फेज। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने कहा जब पावर निकालना था मुझे, तो बोलो तो पावर जो हमारा है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, पहले बताओ यहां तक डायग्राम समझ में आ गया सबको, है ना बेटा। तो जब भी डायग्राम बनाओगे बेटा, जब भी डायग्राम बनाओगे, तो अगर तुम इसको पुट किए हो क्या, पीक करंट, तो इसको पुट करोगे पीक वोल्टेज। समझा बच्चा, पीक करंट पीक वोल्टेज, पीक करंट पीक वोल्टेज, है ना। या फिर तुम ये भी कह सकते हो बच्चा कि हम यहां पुट करेंगे आई आरएमएस। तो यहां अगर तुम आरएमएस पुट करोगे ना, तो फिर यहां भी पुट करोगे आरएमएस, यहां आरएमएस तो यहां भी आरएमएस, यहां अगर आई आरएमएस तो यहां भी आरएमएस। समझा बच्चा, या तो दोनों पीक पुट करना है बेटा, या तो दोनों पीक पुट करना है, या दोनों आरएमएस पुट करना है। ठीक है, तो अब बताओ, इसको देखो और इसको देखो, ठीक है ना। और अब इसको देखो और बताओ, ये दिख रहा है ना डॉट प्रोडक्ट, बोलो बच्चा, दिख रहा है ए डॉट बी, ए डॉट बी दिख रहा है बच्चा, है ना। ठीक है, तो अब बताओ अगर हम इस तरह सोचें, है ना, तो इतने कैलकुलेशन से बच सकते हैं ना बेटा हम लोग, बोलो, है ना। इसलिए हम लोग अब आगे कैलकुलेशंस में फेजर डायग्राम का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो बेटा, इस आई नॉट का, इस आरएमएस का, है ना, एक ऐसा बोल सकते हो ना बेटा, इधर कंपोनेंट आई आरएमएस कॉस साई, और इधर कंपोनेंट आई आरएमएस साइन साई, बोल सकते हो बेटा। ठीक है, तो देख बेटा, ये जो हमारा आई आरएमएस साइन साई है ना, ये वोल्टेज के परपेंडिकुलर है। इस आई आरएमएस को, इस आई आरएमएस साइन साई, है ना बेटा, इज कॉल्ड वाटलेस करंट। इसका नाम क्या है बच्चा, वाटलेस करंट। मतलब ये पावर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पावर में पार्टिसिपेट कौन करेगा, आई आरएमएस कॉस साई। ठीक है बच्चा, लिख ले, नोट कर ले बेटा। सौरभ बोलो। हेलो, गुड बेटा, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। इसमें हम जो एंगल देख रहे हैं सर, इसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज ही देखना पड़ेगा आई नॉट के हिसाब से। हाँ बेटा, जनरली हम लोग पॉजिटिव एंगल किसे बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ना। यस सर। सर तो अगर वो क्लॉकवाइज में दिया तो नेगेटिव में ले लेंगे। हाँ, नेगेटिव समझेंगे उसका मतलब। ठीक है, जैसे कि देखो इस वाले का मतलब क्या होगा, इस वाले में क्या होगा ना, क्लॉकवाइज है, बोलो। यस सर। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या समझना है बेटा, आगे फेज। यस सर। ठीक है, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, पीछे फेज। पीछे फिर यस सर। यस इसका मतलब, इस डायग्राम का मीनिंग क्या है, तो कहेंगे वोल्टेज के मुकाबले में, सॉरी करंट के मुकाबले में वोल्टेज का फेज ज्यादा है। यहाँ क्या बोलेंगे बेटा, वोल्टेज के मुकाबले में करंट का फेज छोटा है। छोटा। यस सर। ठीक है, यहाँ डायग्राम क्या है, ये डायग्राम है बेटा वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू करंट, है ना। इसमें क्या है, करंट विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। जो लाइन बनेगा ना बेटा हॉरिजॉन्टल, यस सर। वो रेफरेंस है। ओके सर, थैंक यू। इस कॉल के बाद क्या लिखा है, इसे बोलते हैं बेटा वाटलेस करंट, वाटलेस। क्योंकि देखो बेटा, पावर में यही दोनों आया ना, पावर में ये तो आया नहीं। ठीक है, चल देख बच्चा, अब हम बात करें कुछ एसी सर्किट्स की। सीखना ध्यान से बेटा सब लोग। चलो मैं बात करूं बेटा प्योर एसी सर्किट्स। ठीक है, प्योर एसी सर्किट्स में सबसे पहले मैंने कहा बेटा कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट, है ना बेटा, प्योर
रेजिस्टिव सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एसी सर्किट बच्चा, हाँ बेटा बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ये बोर्ड है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। देखो बच्चा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या हुआ बच्चा, एक ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, है ना बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, ना तो इसमें कोई कैपेसिटर होगा ना ही इसमें कोई इंडक्टर होगा। ठीक है बच्चा, तो डायग्राम कैसे देखो बेटा, इसमें ये एक रेजिस्टेंस है ना बेटा, और ये हमारा एक एसी का सोर्स। ठीक है ना, तुम कह सकते हो कि इस सर्किट है बेटा, ये अकेला रेजिस्टेंस है, या फिर इसमें जितने सारे रेजिस्टेंसेस थे उन सारे रेजिस्टेंस का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना बच्चा, इन सब का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बच्चा। या फिर ये मान लो बच्चा कि ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर ये सिंगल रेजिस्टेंस। समझे बेटा। अब देखो बेटा, इस केस में अब हम कहेंगे, मान लिया लेट V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने मान लिया बेटा कि ये जो एसी का वोल्टेज है ये हमारा है बेटा V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो बोल बेटा इसमें करंट क्या लिखोगे, करंट क्या होगा बेटा, तो कहोगे V बाई आर। इसका मतलब इज इक्वल टू V नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी, है ना बेटा। और इसको हमने बोल दिया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर वोल्टेज हमारा ये रहेगा बेटा तो करंट ऐसा कुछ आएगा, है ना बेटा। अब दोनों को ठीक से देखो, दोनों को ठीक से देख के बताओ बेटा, हमने आई नॉट की जगह पे क्या पुट किया है, वी नॉट बाई आर, है ना बेटा। या फिर तुम ऐसा कह सकते हो बेटा वी नॉट इक्वल टू आई नॉट आर। बोलो, ठीक है बच्चा, ठीक से देखना, बोलो बेटा करंट का और वोल्टेज का फेज कैसा है, तो कहोगे ना बेटा सेम फेज। क्या कहेंगे इसमें, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, है ना बच्चा। करंट और वोल्टेज हमारा सेम फेज में है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है बच्चा। तो इसका अगर बनाया जाए बेटा फेजर डायग्राम, तो कैसे बोलेगा फेजर डायग्राम, ये हो गया I और ये हो गया V, है ना बेटा। ये हमारा क्या है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, और ये क्या है बेटा, करंट इन रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि इन दोनों को जब भी तुम डायग्राम बनाना तो मतलब क्या समझना है कि ये हमारा है पीक करंट तो ये पीक वोल्टेज, ये आरएमएस करंट तो ये आरएमएस वोल्टेज। ठीक है बच्चा, अभी मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि तुम समझ जाओ कि I किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, और V किसके लिए बच्चा, रेजिस्टेंस के लिए। दोनों का फेजर डायग्राम बनेगा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ इस वाले के लिए बेटा, है ना, पावर फैक्टर कितना है बच्चा, बोलो इसके लिए, बोलो बेटा पावर फैक्टर कितना, बोलो बेटा। एंगल 0 है ना बेटा, बोल एंगल 0 है ना। इसका मतलब इसके लिए पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, cos साई इज इक्वल टू 1, है ना बेटा। रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर इक्वल टू 1, रेजिस्टिव सर्किट के लिए बेटा पावर फैक्टर इक्वल टू 1। अब देख बच्चा, जो मैंने कहा रेजिस्टिव सर्किट, है ना, अगर मैं कहूं बेटा प्योर कैपेसिटिव सर्किट, है ना बच्चा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स मतलब बेटा ऐसे सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैपेसिटर्स हैं। ठीक है बच्चा, आगे देखो, तो मान लो बच्चा ये हमारा एक एसी का सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है बच्चा, है ना, और इसमें लगा है बेटा एसी का एक सोर्स। ठीक है, तो बोलो तो इस वाले का कैपेसिटर जो लगा है मैंने एक, इसका मतलब क्या ही समझे बेटा कि सिर्फ एक ही कैपेसिटर है, बिल्कुल नहीं।
तुम ये समझ सकते हो कि या तो एक ही कैपेसिटर है बच्चा, या बहुत सारे कैपेसिटर्स का ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है ना बच्चा। तो देखो इस वाले में क्या बोलेंगे फिर से, मान लिया लेट v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा मान लो कि सोर्स ने जो वोल्टेज दिया वो कितना दिया, वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना बच्चा। तो इसमें चार्ज आएगा बेटा, चार्ज क्या होगा बोलो, सीवी। इसका मतलब सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना बच्चा। तो क्या बोलेंगे, करंट आई बराबर आई हो जाएगा बेटा डी क्यू बाई टी। इसका मतलब सी वी नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, है ना बच्चा। तो बोलो आई इक्वल टू ऐसा बोल सकते हैं बेटा, सी ओमेगा इंटू वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, या इसको ऐसे बोले साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। बोलो बेटा दोनों बातें सही है ना, दोनों बातें सही है ना बेटा, बोलो। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, टाइम का कोफिशिएंट कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए बच्चा। तो ये गलत है, ये गलत है, समझे बात को, यही हमारा सही है। ठीक है बच्चा। तो I इक्वल टू क्या हो गया, तो कहेंगे I इक्वल टू हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है बच्चा। तो अब देखो इसमें जो तुमने इस्तेमाल किया आई नॉट, वो क्या है बेटा, ये ओमेगा सी वी नॉट, या फिर कहो वी नॉट इक्वल टू आई नॉट बाई ओमेगा सी। बोलो बच्चा, ठीक है ना। दूसरी बात देख बच्चा ध्यान से, इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, इसका फेज था बेटा ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कौन लीड कर रहा है, लीड कौन किया, करंट या वोल्टेज, करंट। तो क्या लिखोगे, करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई टू, है ना बेटा। करंट जो है वोल्टेज से पाई बाई टू फेज लीड करता है। इसका मतलब अगर तुम कैपेसिटर की बात करते हो, है ना बेटा, तो कहोगे ऐसे हमारा है करंट इन कैपेसिटर, तो ऐसे बनेगा वोल्टेज इन कैपेसिटर। बोलो बच्चा, है ना। करंट कैपेसिटर ऐसे बनाओगे तो वोल्टेज कैपेसिटर ऐसे बनाओगे बच्चा, है ना। और अगर तुम वोल्टेज कैपेसिटर ऐसे बनाते हो तो करंट इन कैपेसिटर ऐसे बनाओगे। बोलो, ठीक है। वोल्टेज के मुकाबले में करंट लीड कर रहा है ना बेटा, या करंट के मुकाबले में वोल्टेज लैग कर रहा है। तो बोलो बेटा कैपेसिटर वाले सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा, बोलो बोलो, कैपेसिटर वाले सर्किट का पावर फैक्टर कितना, 0, है ना बेटा। इसका मतलब अगर कोई एसी के सर्किट में हम कैपेसिटर लगा दे बच्चा, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, कितना पावर कंज्यूम करेगा, 0। बिल्कुल सही बात बेटा। इसका मतलब तुम्हारे घर में जो सर्किट लगा होता है बेटा, है ना, उसमें कैपेसिटर की वजह से कभी भी पावर कंज्यूम नहीं होता। समझे बच्चा। अगर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो, है ना बेटा, तो बिजली बिल नहीं उठेगा। समझा, लिख ले इसको। बोलो माही भाई। सर Q इक्वल टू CV सर कैसे लिखे? अरे भाई किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज कैसे लिखते हो ना, सीवी के ऊपर। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही ना होगा बेटा। यस सर, यस सर। लिख रहा है कोटा आ जाए प्लीज। अभी पहले क्लास का अनाउंसमेंट होने दो, उसके बाद आना। पहले क्या करोगे, लीडिंग का मतलब आगे, लीडिंग का मतलब फेज आगे, लैगिंग का मतलब फेज पीछे। जल्दी लिखो।
निखिल बोलो। सर थोड़ा सा समझा दीजिए कि कैपेसिटर पावर क्यों नहीं कंज्यूम करता है सर। वो तो मैथमेटिकल तो हम लोगों ने ये तो निकाल लिया बात सर। तुमको पहले से पता है बेटा, कैपेसिटर पावर कंज्यूम नहीं करता, वो तो एनर्जी स्टोर करता स्टोर करता है, यस सर, ये तो स्टोर करता है ना। हाँ यस सर। शुभम हेलो सर। बोलो। हाँ सर, वो वाटलेस करंट क्या होता है? वाटलेस करंट का मतलब बेटा करंट का वो हिस्सा जो पावर में पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे मैंने करंट को वेक्टर मान के कंपोनेंट किया बेटा, तो क्या देखा तुमने कि जो कॉस वाला कंपोनेंट है बेटा वो वोल्टेज की तरफ आया, हाँ सर। यस और सर। साइन वाला कंपोनेंट वोल्टेज के परपेंडिकुलर आया, है ना। यस सर। तो चूंकि पावर का फॉर्मूला है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस साई, तो क्या दिखा, यस कॉस सर। साई वाला कंपोनेंट पावर में कम पार्टिसिपेट किया लेकिन साइन यस तो सर। नहीं किया ना। यस सर, समझ समझ गए अब। यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, अब चल देखा जाए बेटा, प्योर कैपेसिटिव हो गया, प्योर रेजिस्टिव हो गया, अब कौन सा बचा रे, अब बचा प्योर इंडक्टिव, है ना। अब बात करेंगे हम लोग प्योर इंडक्टिव। देखते बच्चा, प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है बच्चा। प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब यही है कि या तो सर्किट में सिर्फ एक अकेला ये इंडक्टर है ना बेटा, और या फिर ये बहुत सारे इंडक्टर का इक्विवेलेंट इंडक्टर है बच्चा, ठीक है। अब देखना बेटा, अच्छा एक बात बोल दूं बेटा, एसी में ये गलती कभी मत करना, क्या कि ऐसे दिखा दिए करंट का डायरेक्शन आई, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि एसी है बेटा, एसी का डायरेक्शन हमेशा चेंज करते रहेगा ना, इसलिए आई लिखना लेकिन एरो मार्क मत दिखाना, ठीक है बच्चा। एक गलती कभी नहीं करना है बेटा कि चार्ज दिखा दिए प्लस माइनस, कभी नहीं, क्योंकि चार्ज का डायरेक्शन हमेशा चेंज करता रहेगा, ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो डायरेक्शन कभी किसी का मत दिखाना, है ना बेटा, उसे गलत मान लिया जाएगा। तो देख बच्चा, तो इसमें अगर मान ले हमें निकालना है करंट वोल्टेज, तो तुमने देखा बेटा अब तक मैंने जो कुछ भी किया, क्या किया, वोल्टेज एज्यूम करके करंट निकाला, है ना। लेकिन हर बार नहीं है बच्चा, है ना, हम उल्टा भी कर सकते हैं। मान लिया मैंने, लेट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बोल बेटा, तुम करंट से भी आगे बढ़ सकते हो। मान लिया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना बच्चा। तो देखो अगर मान लिया जाए बेटा कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा बेटा वो क्या होगा, इंडक्टर का वोल्टेज होगा एल डी आई बाई टी, है ना बेटा। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट कर बेटा, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे, ये हो जाएगा एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बोलो बच्चा, होगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा v इक्वल टू आई नॉट इंटू एल ओमेगा इंटू फिर से साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, है ना बेटा, बोलो, ठीक है। फिर से वही बात बेटा, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो टाइम का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव पुट नहीं करेंगे, है ना बच्चा, ठीक है। तो क्या बन गया, ये बन गया v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो देख बेटा सबसे पहला पॉइंट, वी नॉट इक्वल टू क्या है, वी नॉट इक्वल टू क्या है, वी नॉट इक्वल टू क्या है बच्चा, आई नॉट इंटू ओमेगा एल ना, बोलो, वी नॉट इक्वल टू क्या है बच्चा, आई नॉट इंटू ओमेगा एल, है ना बेटा, या फिर आई नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे, वी नॉट बाई ओमेगा एल, बोल बच्चा, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, करंट और वोल्टेज में कौन लीड कर रहा है बच्चा, बोलो बोलो,
करंट और वोल्टेज में कौन लीड कर रहा है? तो उल्टा कर दिया ना, ये प्लस होगा ना बे, ये प्लस होगा बच्चा। हाँ प्लस न होगा बेटा, चलो बोलो। साइन ओमेगा टी प्लस बेटा ना बेटा, तो कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है ना बेटा, तो क्या लिखोगे? वोल्टेज लीड्स करंट बाई पाई बाई 2, है ना बच्चा? इसका मतलब अगर तुम इंडक्टर का वोल्टेज बोलते हो और इंडक्टर का करंट बोलते हो तो ऐसा डायग्राम बनेगा बच्चा, या फिर ऐसा तुम बोलोगे बेटा करंट, ऐसा बोलोगे बेटा वोल्टेज, तो ऐसा बनाओगे करंट। बोलो ठीक है बेटा, करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज लीड कर रहा है और वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट लैग कर रहा है। ठीक है बच्चा? है? अब बताओ इसमें कितना पावर फैक्टर? बोलो बेटा पावर फैक्टर कितना? इसका भी 0 बेटा, है ना? लिख ले, नोट कर ले बच्चा। कुछ बोलना है बेटा, बोल। सर उसका पावर फैक्टर समझ में नहीं आया सर, प्योर कैपेसिटिव का। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है बेटा? बोल। कॉस फाई ना, कॉस साइन। यस सर। बोलो, पावर फैक्टर का फॉर्मूला है बेटा कॉस साई, है ना? तो चूंकि देखो यहाँ साई की वैल्यू 90 डिग्री है, साई 90 डिग्री है तो कॉस 90 0, है ना? हाँ सर समझ आ गया। अग्रिम बोलो। सर ये पावर फैक्टर के ऊपर वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? किसमें, कैपेसिटर में या इंडक्टर में? सर कैपेसिटर में। करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2। करंट का फेज वोल्टेज से पाई बाई 2 बड़ा है ना? हाँ। या करंट का फेज वोल्टेज से पाई बाई 2 बड़ा है। ठीक है? ओके सर। मनीष बोलो। सर कैपेसिटिव सर्किट में लिखा है सर I इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी पाई बाई 2। सर उसके नीचे हाँ। जो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी क्यों काट दिया है सर? यहाँ पे टाइम का कोफिशिएंट क्या है बेटा? टाइम ओमेगा ना, ओमेगा सर, प्लस ओमेगा है ना? सर प्लस ओमेगा, और यहाँ क्या है? माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा। टाइम का वैल्यू कभी नेगेटिव पुट कर पाओगे? नो सर, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। अब समझ में आया? सर ये नहीं हो सकता है कि जो इवेंट हो रहा है उससे पहले ही अगर ये हो जाए तो निगेटिव नहीं पुट अगर इवेंट t बराबर 0 का मतलब क्या होता है बेटा? यस सर, t बराबर 0 का मतलब? पावर 0। नहीं बेटा, टाइम 0 का मतलब क्या? टाइम 0 मतलब वहां से सर स्टार्ट होगा इवेंट। इवेंट स्टार्ट नहीं बच्चा, t बराबर 0 का मतलब जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है? यस सर। बात समझे, है ना? अगर हम t बराबर नेगेटिव बोल देंगे बेटा, इसका मतलब ऑब्जर्व करने से पहले। यस, ऑब्जर्व करने से पहले। तो तुमने जिसको ऑब्जर्व ही नहीं किया उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं बोल सकते ना बेटा? जल्दी नोट करो बच्चों। प्रत्युष बोलो। सर साइन 90 प्लस थीटा तो माइनस कॉस थीटा है, तो माइनस कहाँ गया सर? किसमें? सर प्योर कैपेसिटिव में जो आपने कॉस ओमेगा टी को साइन में बदला है। बेटा ट्रिग्नोमेट्री फिर से पढ़। आईआईटी बोलो बेटा। सर वोल्टेज लीड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? लीड का मतलब क्या बोले थे हम? बड़ा फेज। हाँ छोटा फेज मतलब लैग, बड़ा फेज मतलब
लीड। ठीक है, हाँ सर। समझा? चलो अब देख बच्चा, अब यहाँ पे एक टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रिएक्टेंस इन एसी। रिएक्टेंस इन एसी क्या होता है? सुन ध्यान से। मान ले बच्चा, इमेजिन कर कि बेटा तेरे पास एक सर्किट हो बेटा, है ना, एक सर्किट हो और इसके अंदर यहाँ पे एक बेटा हो ब्लैक बॉक्स, है ना। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या होता है? तो कहोगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी में ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है बेटा कि जिसके अंदर क्या है हमको नहीं पता, इसके अंदर क्या है हमको नहीं पता। ठीक है बच्चा, इस ब्लैक बॉक्स को अगर मैं कहूं बेटा एक सेल से जोड़ दो, इस ब्लैक बॉक्स को एक सेल से जोड़ दो, ठीक है बच्चा, है ना, और इसमें एक एमीटर लगा दो, है ना बेटा। देख पा रहे हो ना, ये कौन सा सेल है? एसी वाला सोर्स है बेटा कि डीसी वाला सोर्स है? ये डीसी है ना। ठीक, तो बताओ बेटा, अगर मैंने ऐसा देखा कि इस सर्किट में हमेशा करंट जो है बेटा, ये एमीटर देखा मैंने, देखा बेटा क्या कि करंट हमेशा कांस्टेंट है। तो बोलो बेटा, अगर इसमें करंट हमेशा कांस्टेंट है, इसका मतलब ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है? बोलो बोलो, रेजिस्टेंस है। बिल्कुल सही बात है ना बेटा। अगर तुम्हें, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा आप बोलो, अगर मान लो मुझे दिखता है बेटा कि करंट की वैल्यू पहले 0 थी, बढ़ते बढ़ते हो गई मैक्सिमम और फिर हो गया कांस्टेंट, क्या है बताओ? क्या है बताओ? इंडक्टर। बिल्कुल सही बात। अब बोलो बेटा, हमने देखा कि सर्किट ऑन किया, स्टार्टिंग में करंट हमारा मैक्सिमम है और फिर घटते 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 0 हो गया। बोलो बेटा, ये क्या है? कैपेसिटर है। बिल्कुल सही बात। मतलब बेटा तुम एमीटर के वेरिएशन को देख करके ये पहचान सकते हो कि इसके अंदर क्या है ना। लेकिन मुझे बताओ कि अगर मैं कहूं कि ये एसी का सोर्स है ना, ठीक है, तो देख बेटा डीसी में क्या होता था? फुल चार्ज। कैपेसिटर होता था फुल चार्ज, है ना बेटा। लेकिन बताओ, कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद तो डीसी में करंट 0 ना हो गया था बेटा? फुल चार्ज होने के बाद डीसी में करंट 0, ठीक है। अब तुम बताओ बेटा, क्या एसी में भी ऐसा ही हुआ? क्या एसी में करंट 0 हुआ फाइनली? कभी नहीं बेटा। कैपेसिटर में भी नहीं हुआ, है ना बेटा। इसका मतलब इसमें तुम लगाओगे बेटा, है तो बोलो तो ये एमीटर क्या नापता है? एसी वाला एमीटर क्या नापता है बेटा? एसी का एमीटर क्या नापता है? बोलो, आरएमएस। बिल्कुल सही कहा। तो बोलो बेटा, ये आरएमएस करंट तो कांस्टेंट नापेगा ना, ये आरएमएस करंट तो कांस्टेंट नापेगा ना, बोलो, है कि नहीं। और तुमको पता है ना कि चाहे रेजिस्टर हो, अभी देखा तुमने कुछ देर पहले, अभी तुमने सारे सर्किट में देखा कि चाहे रेजिस्टर हो या कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, हर केस में क्या आ रहा है बेटा? कांस्टेंट करंट आ रहा है ना। पीक वैल्यू देखो, रेजिस्टर में क्या आया? आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर, है ना बच्चा। कैपेसिटर में क्या आया? आई नॉट इक्वल टू वी नॉट ओमेगा सी, है ना बेटा। इंडक्टर में क्या आया? वी नॉट बाई ओमेगा एल। बोलो बेटा, हर बार क्या आया? हर बार कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आई, हर बार कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आई। तो अब बताओ, क्या इसको देख करके ये फैसला कर पाओगे कि इसके अंदर क्या है? बोलो, नहीं कर पाओगे बेटा। इसका मतलब एसी में है ना, करंट के मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर सभी बेटा एक जैसे बिहेव करते हैं। बोलो बेटा, है ना। करंट के लिए सिर्फ करंट की बात करो तो क्या कहोगे? कैपेसिटर, इंडक्टर का बिहेवियर भी रेजिस्टेंस के जैसा है ना बेटा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि रिएक्टेंस
हमने इंट्रोड्यूस किया किस तरह से, तो हम कहेंगे इमेजनरी रेजिस्टेंस। बोल बच्चा, रिएक्टेंस का मतलब क्या है? इमेजनरी रेजिस्टेंस। समझे बच्चा? ठीक है, इमेजनरी रेजिस्टेंस मतलब क्या, इसको कहां यूज करना है, तो कहोगे यूज्ड फॉर कैपेसिटर एंड इंडक्टर, है ना बेटा। इसको किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? कैपेसिटर के लिए और इंडक्टर के लिए, है ना बच्चा। क्यों ऐसा किए? क्योंकि हमको पता है कि रेजिस्टेंस में कैलकुलेशन ज्यादा आसान है और इंडक्टर। तो हमने इसके मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए हमने मान लिया कि कैपेसिटर और इंडक्टर बेटा इमेजनरी रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। बिल्कुल वैसे सोचो, से मान लो कोई पूछे कि रजिस्टर और इंडक्टर में क्या डिफरेंस है, तो कहोगे देखो रजिस्टर होगा तब भी आएगा कांस्टेंट करंट, इंडक्टर आएगा तब भी आएगा कांस्टेंट करंट, लेकिन अंतर इस बात का होगा कि रजिस्टर में खर्च नहीं है, पावर की खर्च नहीं होगी, सॉरी पावर की खर्च होगी, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर खर्च नहीं होगी, है ना। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तू रियल कार घर में रख ले, रियल कार तू घर में रखता है तो वो क्या है? रेजिस्टेंस, है ना। उसको रखोगे बेटा तो उसके मेंटेनेंस में खर्च होगा, है ना। लेकिन मैं कहूँ इमेजनरी कार, तो मन में सोच ले कि तेरे पास BMW कार है, उसमें कोई खर्च नहीं, बोलो तो ये BMW कार तेरा इमेजनरी कार है ना। तो वैसे ही तेरा क्या है, ये इमेजनरी रेजिस्टेंस है, इसमें कोई खर्च नहीं है ना बच्चा। अब देख इसमें हम लोग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में, तो देख बेटा रेजिस्टेंस में और रिएक्टेंस में, है ना। रिएक्टेंस इसको लिखते हो क्या बेटा? R से, और इसे किस में लिखते हो बेटा? X से, है ना। तो देख बेटा इसमें क्या लिखेंगे? V0 इक्वल टू I0 R, है ना। यहां भी कहेंगे V0 इक्वल टू I0 X, यहां कहोगे VRMS इक्वल टू IRMS इंटू R, है ना बच्चा। यहां भी कहोगे VRMS इक्वल टू IRMS इंटू X, ठीक है बच्चा। यहां कहोगे V इक्वल टू IR, है ना बेटा, और यहाँ V इक्वल टू I इंटू X नहीं कहोगे, समझा बच्चा। रेजिस्टेंस में क्या फायदा है कि पीक RMS सब सही है बच्चा, है ना, लेकिन इंस्टेंटेनियस में भी इस्तेमाल होगा। लेकिन बेटा रिएक्टेंस में V0 इक्वल टू I0 X तो होगा, VRMS इक्वल टू IRMS तो होगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस नहीं होगा। तो पूछे क्यों, तो कहना देखो रेजिस्टेंस वाले में फेज डिफरेंस 0 होता है, लेकिन इसमें तो बेटा फेज डिफरेंस π/2 होता था ना, बोलो, है ना बेटा। फेज डिफरेंस π/2 का मतलब क्या हुआ? एक साइन फंक्शन तो एक कॉस फंक्शन, है ना बच्चा। जब साइन फंक्शन 0 होता है तो कॉस फंक्शन मैक्सिमम होता है, और जब साइन फंक्शन मैक्सिमम होता है तो कॉस 0, साइन 0 तो कॉस 1, कॉस 0 तो साइन 1, इसका मतलब V इक्वल टू IX पॉसिबल नहीं। ठीक है बच्चा, समझा। अब देख बच्चा, अगर मैं कहूं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, है ना बेटा। तो अब सोचो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC का मतलब, तो क्या ना V0 इक्वल टू I0 इंटू XC है। अब फेस पीछे पलटो और कैपेसिटर वाला ढूंढो, तुमको मिलेगा I0 इक्वल टू, तुमको मिलेगा I0 इक्वल टू V0 बाई ओमेगा C, सॉरी I0 इक्वल टू V0 ओमेगा C इज इक्वल टू V0 बाई XC। इसका मतलब XC इक्वल टू
1/ω_c, है ना बेटा। और इसको भी क्या कहोगे, ओम। हमने माना ना इमेज नहीं रेजिस्टेंस, तो इसको भी हम ओम लेंगे बेटा, ठीक है। और मैं कहूं बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या कहेंगे बेटा हम लोग, एक्स एल, ठीक है। फिर से लिखोगे वी नॉट इक्वल टू आई नॉट एक्सएल, है ना बच्चा। और वी नॉट इक्वल टू क्या कहा था, आई नॉट इंटू ओमेगा एल। देखो पेज पलट के, इसका मतलब बेटा एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ये भी क्या है बच्चा, ये भी हमारा ओम, ठीक है। लिख लो। रोहित बोलो बेटा, बोलो बोलो। तेरा तो आवाज बहुत कमजोर आ रहा है बच्चा, सुनने के लायक नहीं। पूर नेटवर्क सक्षम बोलो। सर बोलो बोलो बोलो। प्रैक्टिकली तो ये सब आवाज बहुत गड़बड़ है बेटा तुम्हारी भी। नहीं बेटा डिस्कस नहीं करेंगे आज, डिस्कशन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। हाँ बेटा, कैपेसिटर में क्यू नॉट बराबर सी वी नॉट हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है बच्चा, लेकिन फायदा नहीं उससे कुछ। चल देख बेटा, अगर मैं कहूं मिक्स्ड एसी सर्किट, रुको रुको अब एक टर्म बताना है मुझे, और अब एक टर्म और बेटा देखो, इम्पेडेंस, इम्पेडेंस टर्म बना जेड से, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ ये तुम किसके लिए इस्तेमाल करोगे, ये तुम किसके लिए इस्तेमाल करोगे, सिर्फ कैपेसिटर के लिए, है ना बच्चा। और ये किसके लिए, इंडक्टर के लिए, है ना बच्चा, ठीक है। मतलब क्या है इसमें, तो कहोगे हमने कैपेसिटर को रेजिस्टेंस जैसा मान लिया, इसमें क्या कहोगे, कहोगे इंडक्टर को रेजिस्टेंस जैसा मान लिया, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा मैं कहता हूं इम्पेडेंस, है ना, तो कहना बेटा इम्पेडेंस ऑफ एसी सर्किट इज लाइक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे कोई सर्किट में जब बहुत सारे डिवाइस है बेटा, तो उन सब का निकालते हो क्या, इक्विवेलेंट, है ना। उसी तरह से अगर कोई सर्किट में रेजिस्टेंस भी है, रिएक्टेंस भी है ना, तो उन सब को मिला करके निकालेंगे बेटा हम लोग इम्पेडेंस, ठीक है बेटा। जैसे यहां तुमने कहा था वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स फॉर ए कैपेसिटर, यहां कहा था वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल फॉर ए कैपेसिटर, फॉर एन इंडक्टर, है ना बच्चा। लेकिन यहां कहोगे क्या, कहोगे वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, या फिर वी आर एम एस इज इक्वल टू
IRMS इंटू जेड। ठीक है बेटा, ये किसके लिए बात होगी? ये एसी सर्किट के लिए बात होगी, ये पूरे सर्किट के लिए होगा, समझा? ये पूरे सर्किट के लिए होगा, ये सिर्फ एक डिवाइस के लिए है ना? अब कैसे तुम्हें दिखाता हूं इस्तेमाल करके। तो देखो बेटा, अब मैंने लिखा मिक्स्ड एसी सर्किट। ठीक है बेटा, पहले क्या था? प्योर, सिर्फ रेजिस्टेंस, सिर्फ कैपेसिटर या सिर्फ इंडक्टर। ठीक बच्चा, अब मैंने कहा चलो मान लो मेरे पास एल आर सर्किट है। ठीक है बेटा, एल आर सर्किट है मेरे पास, मतलब एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है ना बेटा? अभी कैसे लिया मैंने? अभी लिया मैंने बेटा सीरीज में। ठीक है, और ये हमारा बेटा एसी का सोर्स। ठीक है, तो देख के बताना बेटा, अभी के डायग्राम में दोनों में करंट सेम होगा ना बेटा? दोनों में करंट सेम होगा ना? बोलो। ठीक, जब दोनों में करंट सेम होगा बेटा तो करंट को ही रेफरेंस मानेंगे, समझा? जब दोनों में करंट हमारा सेम है तो करंट को ही रेफरेंस मानेंगे। तो रेफरेंस हमारा हो गया बेटा करंट, रेफरेंस हमारा हो गया बेटा करंट। ठीक है, अब बताओ इसके लिए क्या कहे थे? क्योंकि दोनों में करंट सेम बच्चा, इसलिए जब करंट सेम होगा है ना तो करंट मानेंगे रेफरेंस, वोल्टेज सेम होगा तो वोल्टेज मानोगे रेफरेंस, है ना बेटा? तो अब बताओ इसका जो वोल्टेज है वो तो करंट के सेम फेज में था ना, इसका वोल्टेज करंट के सेम फेज में, इसका मतलब रजिस्टर का वोल्टेज ऐसे लिखेंगे वी आर, है ना? अब बोलो इंडक्टर का बेटा वोल्टेज जो होता है वो करंट से π/2 फेज लीड करता है ना बेटा? तो इंडक्टर का वोल्टेज ऐसे BL। ठीक है बच्चा, अब देखो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज जो उन दोनों का रिजल्टेंट आएगा बेटा वो ना होगा इसका वोल्टेज, सोर्स का वोल्टेज क्या होगा? इन दोनों के वोल्टेज का रिजल्टेंट। तो इन दोनों के वोल्टेज का रिजल्टेंट तो ऐसे ना होगा बेटा, बोलो V नॉट। ठीक है, तो देखो बेटा रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट में अभी कितना आ रहा है फेज डिफरेंस? अभी आ रहा है फेज डिफरेंस साइन, है ना? तो डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में ये बोल सकते हो ना V नॉट स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, है ना बच्चा? V नॉट इक्वल टू ये हुआ बेटा I नॉट इंटू Z का स्क्वायर, ये क्या बच्चा? I नॉट इंटू R का स्क्वायर, ये क्या बच्चा? I नॉट इंटू XL का स्क्वायर। देखो सब में I नॉट कैंसिल, तो क्या बना बेटा? Z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। बोल बच्चा, समझा ना? तो कहेंगे इस सर्किट का बेटा ये हमारा आ गया क्या? इम्पेडेंस। ठीक है, अब देखो इसका अगर तुम निकालो फेज डिफरेंस तो क्या कहोगे बेटा? tan psi इक्वल टू VL बाई VR, इसका मतलब XL बाई R, इसका मतलब psi इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL बाई R। ठीक है बच्चा, तो मान लो अगर इसमें इसका हमें वोल्टेज दिया हुआ है, अगर तुम्हें ऐसा दिया हो कि V नॉट इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो क्या कहोगे? वोल्टेज के मुकाबले में करंट का फेज साई पीछे है बच्चा, तो कहोगे I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस साई, है ना बेटा? और अगर तुम्हें I दिया है बच्चा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, तो V क्या होगा बेटा? V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साई, समझा बेटा?
वोल्टेज जो है वो करंट के मुकाबले में साई फेज आगे है। तो अगर पहले वोल्टेज दिया हो तो करंट के लिए क्या करेंगे, इसमें साई माइनस कर लेंगे, और अगर करंट हमको दिया हो बेटा तो वोल्टेज निकालने के लिए साई प्लस कर लेंगे। ठीक है। अब देख बच्चा दूसरी बात, देख बच्चा इसमें अगर तुम्हें कहा जाए पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या हो गया बोलो, पावर फैक्टर हो गया बेटा कॉस साई, बोलो है ना, देखो डायग्राम में कॉस साई इक्वल टू बोलोगे बेटा वी आर बाई वी नॉट, वी आर बाई वी नॉट इज इक्वल टू आर बाई जेड, बोल बेटा होगा। ठीक है, तुम चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अभी यहां सीखो। ठीक है, तो अब देख बच्चा अगर मैं कहूं पावर, तो पावर क्या हो जाएगा। अब कोई बोले कि जब पावर लिखा रहेगा तो हम क्या समझेंगे, इंस्टेंटेनियस या एवरेज, बोलो बच्चा क्या समझोगे इसका मतलब, तो कहना एवरेज है ना, क्योंकि इंस्टेंटेनियस इतना फास्ट वेरी करता है कि ऑब्जर्व कर पाना ही मुश्किल है। अगर सिर्फ पावर लिखा रहे बेटा तो डिफॉल्ट मीनिंग हमेशा एवरेज ही करना। तो क्या होगा बोलो, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस साई, क्या ऐसे बोल सकते हैं बेटा, आई आर एम एस इंटू आर इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड, बोलो बच्चा बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा पावर इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, बोलो बच्चा बोल सकते हैं आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, है ना बेटा। तो तुम ये फॉर्मूला याद कर लो, अगर तुम ऐसा फॉर्मूला याद करते हो बेटा तो फिर तुम्हें पावर फैक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं, सीधे बोल सकते हो पावर इक्वल टू आर एम एस करेंट स्क्वायर इंटू आर, है ना बेटा। कैन बी यूज एवरीवेयर, तुम हर कहीं इस्तेमाल कर सकते हो, है ना बेटा, कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन एसी, एसी में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, नोट कर ले। नहीं बेटा जेड नहीं आएगा, सॉरी हाँ यहाँ आएगा जेड, आई आर एम एस इंटू जेड बेटा, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड ना होगा बेटा, जेड कट जाएगा। तो चलो बच्चा पहले का जो होमवर्क दिया हुआ था, पहले का जो होमवर्क दिया हुआ था उसी में होमवर्क ऐड कर रहा हूँ, और उसी में क्या ऐड कर रहा हूँ, देखो पहले हमारा क्या था होमवर्क, पहले हमारा होमवर्क था बच्चा ईएमआई में, ईएमआई में तुम्हारा क्या था एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4, है ना बच्चा। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं एसी में एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए और बी। ठीक है, एसी में ऐड कर रहा हूं होमवर्क, इतना करके आना। ठीक है बच्चा, और एक काम सुनो सब लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर पे है ना रिवीजन करके आना। ठीक है बेटा, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है बेटा, है ना, बस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस बेसिक इस्तेमाल, है ना, चाहो तो बुक से पढ़ लो, चाहो तो यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख लो, किसी का वीडियो, है ना बेटा, बस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन करके आना। ठीक है बच्चा, सिंपल एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, है ना। तुमको आधे घंटे का समय लगेगा, तुम पढ़ लोगे। ठीक है, एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक एप्लीकेशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बहुत आसान चीजें कर लोगे, आधे घंटे करके आना। तो इस टॉपिक में हम लोग उसका भी इस्तेमाल करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करेंगे बच्चा, है ना। ठीक है, तो ये टॉपिक के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय।
करके आना इतना।